आज मैं यह वीडियो 50 क्वेश्चनों का एक सेट दे रहा हूँ, जिसके सभी प्रश्न बीपीएससी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इस प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है। इसलिए आने वाले हेडमास्टर, बीओ या अन्य जो एग्ज़ाम हैं उनमें उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आवश्यक हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए और देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हम और आगे भी ऐसा वीडियो आपको देते रहेंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसलिए इस वीडियो को देखने के पहले एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी स्पार्टा और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर आएगा वैशाली। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेंगसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेंगसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा विक्रमशिला, तीसरा मगध, चौथा नालंदा। इसका सही उत्तर आएगा नालंदा। हालांकि ये सभी विश्वविद्यालय से तक्षशिला, विक्रमशिला भी प्राचीन विश्वविद्यालय ही हैं, लेकिन ह्वेंगसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए हरिपुरा, बी फैजपुर, सी रांची, डी भागलपुर। जैसे ऑप्शन आएगा फैजपुर। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने गाया? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद। इसका सही उत्तर आएगा श्यामा प्रसाद। यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन न हो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, लेकिन झंडा गीत श्यामा प्रसाद ने ही गाया था। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी चौरी चौरा कांड, ऑप्शन सी जलियांवाला हत्याकांड, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर कांड। तो इसका सही उत्तर आएगा चौरा चौरी हत्याकांड। यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है, और इसके कारण जिसमें हिंसक घटनाएं घट गई थी, जिसके कारण कि महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 57वां प्रश्न है, विश्व में शांति तथा आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए गुट निरपेक्षता, ऑप्शन बी पंचशील, सी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आएगा गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्ष आंदोलन पंडित नेहरू, मार्शल और टीटो के सहयोग से स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य था हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों से संबंध स्थापित किए रहेंगे। इसके लिए ही नेहरू जी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इसका सही उत्तर आएगा गुट निरपेक्षता।
नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन बी, दैत्य वर्ग को प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, राजाओं को विशेषाधिकार। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यह सही उत्तर आएगा दैत्य वर्ग को प्रतिनिधित्व। ये इसका सही उत्तर है। अब हम ये देखते हैं कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को इलाहाबादी जेल में यह समझौता हुआ था, और जिसका मुख्य उद्देश्य था दैत्य वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, क्योंकि अम्बेडकर जी साहब और महात्मा गांधी के बीच वह समझौता हुआ था जो इलाहाबादी जेल में हुआ था। तो इस प्रकार इसे सही उत्तर आएगा दैत्य वर्ग को प्रतिनिधित्व। 8 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से दर्शन निम्न में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन है? ऑप्शन ए, भास। ऑप्शन बी, शूद्रक। ऑप्शन सी, विशाखदत्त। और ऑप्शन डी, अश्वघोष। तो सही उत्तर आएगा विशाखदत्त। क्या सही उत्तर है? विशाखदत्त, ऑप्शन नंबर सी। अब आप इसमें देखिए कि भास के द्वारा लिखा गया था स्वप्नवास दत्तम। शूद्रक के द्वारा लिखा गया था मृच्छकटिकम। और विशाखदत्त ने लिखा था मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है। इसमें मुद्रा राक्षस के अलावा उन्होंने और लिखा था जीवी चंद्रगुप्तम, जिसमें कि उनका चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप का वर्णन है। तो इसलिए इस प्रकार से इसका सही उत्तर आएगा विशाखदत्त। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी, पंडित नेहरू। ऑप्शन सी, विनोबा भावे। ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रकार से इस 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर है वह है महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। हालांकि जब पूछा जाए कि सर्वोदय के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो आएगा वो विनोबा भावे, और दूसरी सत्याग्रही के नाम में आएगा पंडित नेहरू का। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग पूछा गया है, जिसका सही उत्तर आएगा ए, महात्मा गांधी। 10वां क्वेश्चन में है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1927 में सत्ता हस्तांतरण किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी, जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही उत्तर जानिए, आएगा जे.बी. कृपलानी। अंग्रेजों द्वारा 1927 में जब सत्ता का हस्तांतरण किया गया, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। 11वां क्वेश्चन में है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन ए, दियाबदान। ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी, इंडिका। ऑप्शन डी, अशोक के शिलालेख। तो इसका सही उत्तर आएगा 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिका। ऑप्शन नंबर डी में ही पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए, वत्स। ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी, कौशाम्बी। ऑप्शन डी, कश्मीर। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी,
पाटलिपुत्र, बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो इसलिए इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। जबकि जम्मू कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। तो यह सही उत्तर है ऑप्शन बी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? जिसका आंसर पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन डी इसी उदयन और ऑप्शन डी कनिष्क। तो ये सही उत्तर आएगा उदयन, ऑप्शन सी। पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किए थे वो सर्वप्रथम उदयन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त भाषा है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत और ऑप्शन डी हिंदी। तो जानिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्राकृत भाषा। हाँ कि इसके अलावा भी और सी भाषाएं अशोक के में प्रयुक्त किए थे, जिसमें ब्राह्मी आएगा, खगोष्ठी आएगा और अरमाइक आएगा, यानी 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। लेकिन ऑप्शन यहाँ निम्न में पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन सी आएगा प्राकृत भाषा। हाँ कि अगर असल में अरमाइक, खगोष्ठी और ब्राह्मी रहे तो ये भी हम डालेंगे। तो इस प्रकार 14 प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है 15वां क्वेश्चन, किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्ति की थी? यानी किस मौर्य राजा के ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने ही चंद्रगुप्त से मौर्य वंश के राजा थे जिन्होंने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। 16वां क्वेश्चन, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ? यानी सही पूछे इसका मतलब ये निकलता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन ए है 6 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 14 अप्रैल 1919 को या 12 अप्रैल 1919 को। यह सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919 को। ये सभी क्वेश्चन जितने यूपीएससी एग्जाम हो रहे हैं और पढ़े हुए हैं उसमें बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से और शुरू से अंत तक देखिए। 17 में है क्वेश्चन नंबर 17 में, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्रछाया में हुआ। तो पहला ऑप्शन है इमर्सन गांधी समझौता की छत्रछाया में, हेले गांधी समझौता, इरविन गांधी समझौता, गांधी साइमन समझौता। तो ये सही उत्तर आएगा इरविन गांधी समझौता, यानी ऑप्शन नंबर सी इरविन गांधी समझौता की छत्रछाया में ही के कारण ही द्वितीय गोलमेज असफल रहा, नहीं तो असफल होता। इस प्रकार से 17 क्वेश्चन पूरा हुआ। 18वां क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? जब स्वाधीनता संग्राम हो रहा था उसमें कौन अंग्रेज गांधी जी के परम सहयोगी मित्र थे, उनके करीबी मित्र थे? तो ऑप्शन ए में है ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन बी में है विलियम बेबेज, ऑप्शन सी में है खंडेल चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन डी में है खंडेल थॉमस मूर। तो इसका सही उत्तर आएगा आपका
खंडेल, चार्ली एंड्रूज। ये ह्यूम संस्थापक थे। किसके? तो ये ह्यूम संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। चार्ल्स बेबेज ये प्रधानमंत्री थे, लेकिन ये उनके सहयोगी नहीं थे। हाँ, सब ब्रिटिश ही हैं, लेकिन इनमें से जो गांधी जी के परम मित्र थे, करीबी मित्र थे, वो थे एंड्रूज, खंडेल, चार्ली एंड्रूज। 19वां क्वेश्चन, मेगास्थिर ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? मेगास्थिर ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसमें सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 7। भारतीय समाज को उन्होंने 7 भागों में बांटा था। मेगास्थिर ने अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया है। क्वेश्चन 20 है, 16 महाजनपदों की सूची निम्न में से कहाँ उपलब्ध है? 16 जहाँ महाजनपद थे, इनकी सूची निम्न में से कहाँ उपलब्ध है, तो वर्णन कहाँ है? तो इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन है महाभारत, बी में है अंगुत्तर निकाय, सी में है उपनिषद, डी में है संयुक्त निकाय। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर आएगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जो है हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ये कहाँ चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में जल प्रणाली बहुत ही उन्नत थी? इसका पता हमें किस नगर से चलता है? ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा से, बी लोथर से, सी कालीबंगा से, डी आलमगीर से। तो ये सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा से। 22 में है शक्ति स्तर किस का समाज स्तर है, यानी किस नेता का समाज स्तर शक्ति स्तर है? ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी महात्मा गांधी, डी पंडित नेहरू। तो सही उत्तर आएगा शक्ति स्तर में इंदिरा गांधी का। राजीव गांधी का वीरभूमि, महात्मा गांधी का राजघाट और पंडित नेहरू का समाज स्तर है शांतिवन। तो ये नहीं आएगा, जब इंदिरा गांधी का है शक्ति स्तर तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। 23 में है नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत के रूप में कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1833 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1882 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1853 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व की 80% शौकी ज्वालामुखी किन पेटी में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आंध्र महासागरीय पेटी, बी मध्य महाद्वीपीय पेटी, सी पेरी प्रशांत पेटी और डी में है बी तथा सी दोनों। तो सही उत्तर आएगा क्वेश्चन 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आएगा, बी और सी दोनों, अर्थात आंध्र महाद्वीपीय पेटी और पेरी प्रशांत पेटी दोनों में शौकी ज्वालामुखी ज़्यादा है, यानी उसको शौकी ज्वालामुखी की पेटी कहते हैं, और विश्व की 80% शौकी ज्वालामुखी इन्हीं पेटी में पाए जाते हैं। इस प्रकार 25वां क्वेश्चन है, हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? हाँ, ये सभी क्वेश्चन आपके भूगोल से जुड़े हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन भी आपके बार बार विपरीत में पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको हमें क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा कि बहुत बार पूछा गया है। तो इसे
अब इसे देखिए और इसको एक बार विभाजित करते रहिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए में है सतलज, सिंधु, गंगा। बी में है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी में है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। और डी में है सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ये तीनों नदियां जो है वो हिमालय काटकर या और उससे बहकर आने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई, यानी 1 अरब अपना पूरा कर चुका था। यानी भारत की कुल आबादी 100 करोड़ अर्थात 1 अरब कब पूरा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए मई 2000 में, ऑप्शन बी मई 2001 में, ऑप्शन नंबर सी मई 2002 में, ऑप्शन नंबर डी मई 2003 में। यह सही उत्तर आएगा मई 2000 में। यानी 2000 में भारत की आबादी 1 अरब पहुंच गई थी। और अब हम 27 में क्वेश्चन देख रहे हैं। 27 में क्वेश्चन में है निम्न में से किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं। वैसे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों से यानी अन्य देशों से नहीं जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में है पंजाब, सी में है हरियाणा और डी में है बिहार। तो इस जितने हैं राजस्थान वो पाकिस्तान जुड़े हुए हैं, पंजाब वो भी पाकिस्तान जुड़े हुए हैं, बिहार ये भी तो नेपाल से जुड़े हुए हैं। लेकिन हरियाणा ऐसे राज्य हैं जो स्तरबद्ध हैं, ये बाहर किसी भी अन्य पड़ोसी देशों से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा सी हरियाणा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। राज्यसभा के जो अध्यक्ष सचिव होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जिसका जो राज्यसभा का मेंबर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन बी राज्यसभा। वित्त बिल के लिए किस की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, यानी वित्त बिल जो पास किए जाएंगे उसके लिए उसके पूर्व की स्वीकृति आवश्यक है। वह कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। तो किसकी स्वीकृति चाहिए वित्त बिल के लिए। ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री है, ऑप्शन बी में वित्त मंत्री है, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। इसका सही उत्तर आएगा क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर आपका मिल रहा है ये ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की स्वीकृति इसके लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत के प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्रम है, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, ये कितवें प्रधानमंत्री थे। 7वां ऑप्शन ए, बी 11वां, सी 14वां, डी 16वां। तो ये सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी 14वां। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के क्रम में उनका स्थान 14वां था। क्वेश्चन नंबर 31 संविधान के 71वें संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए मकान किराया अधिनियम, ऑप्शन बी नगर पालिका अधिनियम, ऑप्शन सी पंचायत राज अधिनियम, ऑप्शन डी संसद के वेतन भत्ते में वृद्धि। तो इसका सही उत्तर आएगा पंचायत राज अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी ये नगर पालिका का संबंध 74वें संशोधन से है। 74वें संशोधन के तहत नगर पालिका अधिनियम बनाया गया था, लेकिन 73वें संशोधन के तहत पंचायत राज अधिनियम बनाया गया था, जिसमें पंचायत राज को त्रिस्तरीय बनाया गया था। अभी जो
पंचायती राज अधिनियम चल रहा है वो उसी के अधीन है। किसे संविधान संशोधन में सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय एकता और अखंडता शब्द संविधान में जोड़ा गया। तो ये किस संशोधन के जोड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए में है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी में है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी में है 52वां संशोधन, ऑप्शन डी में है 61वां संशोधन। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन। जितने भी अधिकांश जोड़े गए हैं वह 42वां संशोधन के तहत, और ये बहुत बड़ा संशोधन था। 44वां में हटाया गया है। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल्याधिकार हटा दिया गया है। 52वें संविधान संशोधन में दबदबा विरोधी कानून लागू किया गया। 61वें संशोधन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो उनका उम्र था 21 से 18 किया गया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। अब आगे आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में क्या है? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1999 को, ऑप्शन बी 18 मई 1974 को, ऑप्शन सी 11 मई 1989 को, ऑप्शन डी 13 मई 1998 को। तो सही उत्तर इसका आएगा कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी के शासनकाल में क्या था। ऑप्शन बी आएगा 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जो राजस्थान के पोखरण में किया था, और इसका नाम दिया गया था बुद्ध। अगला है 34वां क्वेश्चन। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? ऑप्शन ए 24 दिसंबर 1998 में, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 2001 को, ऑप्शन सी 14 दिसंबर 2002 को, और डी में है 12 जनवरी 2002। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है 13 दिसंबर 2001 में आतंकवादी हमला भारत संसद पे किया गया था। 35वां क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन ए दिसंबर 1989 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त 1990 में, ऑप्शन नंबर सी दिसंबर 1991 में, ऑप्शन नंबर डी जनवरी 1994 में। तो इसका सही उत्तर आएगा दिसंबर 1991 में। दिसंबर 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हो गया और इसमें ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। साथ ही साथ जो विश्व दो ध्रुवी था, ये सोवियत संघ रूस के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का गुट था, और दूसरा अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों का गुट था। इन दो महाशक्तियां उभर के सामने आई थी। सोवियत संघ रूस और अमेरिका दो ध्रुवी विश्व था, वह समाप्त हो गया। अब एक ध्रुवी विश्व बचा, क्योंकि सोवियत संघ रूस विघटित होकर कमजोर हो गया था और ये महाशक्ति नहीं बन रहा। एक ही महाशक्ति बचा था 1991 के बाद, वे महाशक्ति नहीं बचा है, वह है अमेरिका। अभी एक ध्रुवी विश्व है, लेकिन 1991 के पहले वह विश्व दो ध्रुवी था और उसमें दो महाशक्तियाँ थी और दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोल्ड वार का समय भी 1945 से 1991 के बीच है, जो कोल्ड वार भी समाप्त हो गया और दो महाशक्तियां भी समाप्त होकर एक ही महाशक्तियां बची, ये ध्रुवीय विश्व बन गया। इस प्रकार से 1991 के बाद पूरे विश्व में ये बदलाव आया और ये हुआ था 1991 में सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद ये कमजोर पड़ गया।
तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1991। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं। यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे कहाँ? तो ऑप्शन नंबर ए है जिनेवा सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी है डावंटन उस्कन सम्मेलन, और ऑप्शन नंबर डी है याल्टा सम्मेलन। समय आ गया है, मिसप्रिंट है ये, तो याल्टा सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए द हेग, ऑप्शन नंबर बी जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी मॉस्को, ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन। तो इसका सही उत्तर आएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आएगा, हेग में है। जिनेवा में तो आपका सुरक्षा परिषद का मुख्यालय या आंसर का ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, द हेग। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा हार्मोन है? ए में है आरएनए, बी में इंसुलिन, सी में है एस्कॉर्बिक एसिड, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ये हार्मोन है, पादप हार्मोन है। इस प्रकार से 38 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब 39वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु पर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो जस्ता इस प्रकार से इस चारों में से जो सबसे सही उत्तर है, सबसे नहीं सही उत्तर है, वह है डी जस्ता। जस्ता पर ये घटनाएं घटती है, बेसिक कार्बोनेट बनाते हैं। क्वेश्चन 40, कच्चे फल को पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? कच्चे फल जो पकाते हैं, केला, आम इत्यादि पकाते हैं, उसको पकाने के लिए जो किस हम गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है एमोनिया, बी में है एसिटिक एसिड एसिटिलीन, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी में है एथिलीन। तो इससे सही उत्तर आएगा एथिलीन। एथिलीन ही गैस हुए हैं जिसके द्वारा हम कच्चे फल को पकाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक, बी नाइट्रोहाइड्रोकार्बन, सी एस्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आएगा इसका एस्टर। ब्याज में है इस विटामिन की खून जमाने में आवश्यकता होती है, अर्थात किस विटामिन की खून जमाने में आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। सही उत्तर आएगा विटामिन के। यही खून को थक्का बनाते हैं, यानी खून जमाने के लिए आवश्यक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होता है? हम जो शुष्क बर्फ बोलते हैं ड्राई आइस, वो क्या है? ऑप्शन ए ठोस बर्फ, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ठोस अमोनिया, ऑप्शन डी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो इससे उत्तर आएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल 44 में क्वेश्चन में है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है?
तो फिर में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ए लोहा, बी मैग्नीशियम, सी जस्ता, डी कोबाल्ट। तो सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट। 45वां क्वेश्चन है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में नोबेल गैस भी हैं, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं होती हैं? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी ऑर्गन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी रेडॉन। इस प्रकार से 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 46वां क्वेश्चन होगा जैविक सिस्टम में रसायन की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को कौन तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है? तो इसका पढ़ा आएगा बैक्टीरिया। ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी में है डीएनए, ऑप्शन सी में है एंजाइम, ऑप्शन डी में है प्रोटीन। तो सही उत्तर आएगा इसका एंजाइम। यही रासायनिक की प्रक्रिया को तेज करता है, जिसका आएगा एंजाइम। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? इसका ए में है आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में मार्स गैस और डी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 47वें क्वेश्चन का सही उत्तर है बी कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे अधिक प्रदूषित गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। इसमें निम्न में से कौन सा धातु बिहार में मिलता है? निम्न में से कौन सा धातु या कौन सा धातु बिहार में मिलता है? ए कोयला, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी ए बी दोनों। क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ ऑप्शन दिया हुआ है, आपका धातु भी है और कौन से धातु मतलब धातुएं भी हैं, एक से अधिक धातु भी हो सकता है। तो इनमें कौन सा आएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, जो जिसमें दिया हुआ है ए बी दोनों, यानी कोयला भी मिलता है और लोहा भी मिलता है। हाँ कि बिहार से झारखंड बंटने के बाद अधिकांश धातु तो चले गए हैं झारखंड, लेकिन यहाँ से कुछ जगहों पे कोयला और लोहा मिलते हैं। 49वें क्वेश्चन में है, 13 प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1856, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1956। तो इसे उत्तर आएगा ऑप्शन डी 1956। 1856 नहीं, 1956 आएगा। और अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि बिहार का कौन सा शहर वन्यजीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? ए हजारीबाग, बी नालंदा, सी गया, डी राजगीर। तो ऐसे उत्तर आएगा सी गया। गया ही वह शहर है जो वन्य सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है। वहीं वर्तमान में राष्ट्रीय पार्क है। इस प्रकार से 50 क्वेश्चनों का ये सेट पूरा हुआ और इसमें वैसे क्वेश्चन पूछे हैं जो कि बीपीएससी एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवाइज करिए, जो आपके आने वाले एग्जाम में बीओ हो, हेडमास्टर हो या जो भी आएंगे उसमें ये पूछे जा सकते हैं। ये प्रबल संभावना है। और अंत में एक बार पुनः कहेंगे कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आगे जो वीडियो भेजेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद।